In the hydrogen atom, find the ratio of the time taken by the electron to complete one revolution in the first excited and in the second excited state. Okay. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमको किसी हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए। कहाँ से? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। बच्चों आपको पता है कि जैसे ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे तो बच्चों एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। तो जब बच्चों इलेक्ट्रॉन n=1 में होता है तो इसको बोलते हैं बच्चों उसकी ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है आराम से, इसकी कुछ वेलोसिटी है, कुछ टाइम पीरियड है, इसका चारों तरफ घूम रहा है, कुछ अपनी रेडियस भी है और टी टाइम में ये चक्कर एक मारता है सर। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में पहुंचता है उस समय हम लोग बोलते हैं इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो यहां पे बच्चों n= क्या हो जाता है? 2। मतलब अपने जस्ट ऊपर वाले जब एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पाया तो ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अगर उस इलेक्ट्रॉन को बाई चांस ग्राउंड स्टेट में ही थोड़ी ज्यादा एनर्जी मिल जाती तो क्या होता? वो इसके ऊपर वाले सेल में चला जाता। तो वो यहां पहुंच जाता। तब यह n= क्या हो जाता है? यहाँ तीसरा ऑर्बिट हो जाता। तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आ रही? लेकिन बस एक बात ध्यान रखना होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ग्राउंड स्टेट से ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। मतलब यहां से यहां पहुंच गया तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से यहां पहुंचे, वो यहीं से यहां वापस फिर जाएगा कभी। क्यों? क्योंकि बोहर जी ने बताया था ना, जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है, लेकिन थोड़े ही टाइम में 10⁻⁸ सेकेंड में वो वापस आ जाता है अपने एनर्जी लेवल में। और जब वापस आता है तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में उस एनर्जी को बाहर निकाल देता। मतलब जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके यहाँ से पहुँचा है उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी के फॉर्म में निकाल के वापस आ जाता है। अब समझ करो यहाँ आ गया, फिर से एनर्जी दी गई, फिर यहाँ से यहाँ भेजा गया। अब यहाँ का मतलब ये ना समझना स्टेशनरी है, वो तो घूम रहा पूरा है ना। अच्छा ठीक। अब एक बार वो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमा, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमा, इन दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो हमको चाहिए। तो मान लेते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को घूमने में t1 टाइम लगता है और सेकंड में एक चक्कर लगाने में t2 टाइम लगता है। तो हमको एक टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए। मतलब हम इस समय को t1 मान रहे हैं, इसको यहाँ t2 मान रहे हैं, तो t1/t2 हमसे पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बच्चों अब t का फार्मूला निकलेगा कैसे? तो भाई हमको पता है किसी भी ऑर्बिट में, पहले nth ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। n ऑर्बिट में क्या होगा? nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमने में उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम = क्या होता है? डिस्टेंस। कि एक चक्कर लगाने में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा किसी भी ऑर्बिट में। हम nth की बात पहले कर रहे हैं बच्चों। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय, कितना डिस्टेंस चलेगा? वो चलेगा 2πr, जितना उसका सरकमफ्रेंस है, अपान उसकी वेलोसिटी कितनी थी। क्यों? क्योंकि स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की है वो कांस्टेंट रहती है। ध्यान रखना, वेलोसिटी तो हर जगह चेंज हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट इलेक्ट्रॉन की स्पीड हर जगह क्या रहती है? सेम रहती है। तो अपान स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपको पता है ना nth ऑर्बिट में अगर हम बात करें फॉर nth ऑर्बिट, r का फार्मूला क्या होता है? ये होता है n²h²ε0/πm Ze²। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? ये होता है Ze²/2nh⁴ हैं। v और r दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो t क्या जाएगा? ये आएगा 2πr। r का फार्मूला n²h²ε0/πm Ze²। अपान में v की वैल्यू रख दो तो v की वैल्यू अपान में आएगी। देखो अपान में आएगा ये पूरा, तो Ze² नीचे और 2nh⁴ ऊपर। ठीक है। तो t यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा, देखो 2 × 2 = 4π n³ h³ ε0² अपान। एक काम कर सकते थे, पाई से पाई कैंसिल भी कर सकते थे। चलो कैंसिल कर देते हैं।
एक पाई ही कम हो जाएगा कम से कम। यहाँ क्या बचेगा अपान में जेड स्क्वायर e की पावर 4 m। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो फार्मूला आया है ये, इस फार्मूले में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें कांस्टेंट है। h कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होता है, ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ये ब्लैंक्स कांस्टेंट है, ब्लैंक्स कांस्टेंट ही है, और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर वो भी कांस्टेंट। बस वेरी क्या कर सकता है n, भाई कभी 1 में है, कभी 2 में है, कभी 3 में है, तो n वेरी करेगा। मतलब हम ध्यान से बात करें तो t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। देखिए आप लोग अगर इतना नहीं याद कर पा रहे तो आप ये भी याद कर लेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा कि t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। यहाँ सॉल्व करेंगे तब भी लगभग मार्क्स मिल जाता है, बट अगर 3 मार्क्स में आए तो आपको ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमें T1 अपान T2 चाहिए, तो T1 के लिए जो N1 लेना है वो कितना लेना है 2, और T2 के लिए जो N2 लेना है वो कितना लेना है 3। तो T1 अपान T2 यहाँ से क्या आएगा सोचो, तो आ जाएगा N1 क्यूब अपान N2 क्यूब, N1 क्यूब अपान N2 क्यूब। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो T1 अपान T2 कितना बनेगा बच्चों बताओ, N1 की वैल्यू 2 अपान 3, तो 2 का क्यूब अपान 3 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना आता है बच्चों 8, अपान 3 का क्यूब कितना आता है 27। So the ratio of time period of the electron in the first excited state to second excited state is 8:27। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।